अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मेरा एक वीडियो निकला था जहाँ पे मैं चाइना से ला रहा था सामान, कंटेनर मैंने खोला था जिम का। इट वेंट टू 5 लाख से ज़ायद उसके व्यूज़ हुए थे यूट्यूब पे, फेसबुक पे तो माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा थे। तो मैंने कहा कि आपको आज मैं जिम वाला बिज़नेस सिखा दूँ। इट्स एन अप एंड ग्रोइंग ट्रेंड इन पाकिस्तान, ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। हर बंदे को अपने पेट को संभाल के रखना है एंड व्हाट बेटर देन यू आपको सिखाने के लिए अली भाई जान को जिम बिज़नेस में कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, मुझसे भी ज़्यादा अरसा हो गया। सो ही इज़ बेटर देन मी, क्योंकि ये पाकिस्तान में है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अली भाई, आपकी जो जिम है 2000 स्क्वायर फुट की है, ठीक है? इसको उस वक्त बनने में कितना यानी खर्चा आया था, बनाने में कितना खर्चा आया था? तकरीबन ये जिम मैंने स्टार्ट की थी, इसको 5 साल 6 साल हो गए हैं, उसमें तकरीबन 45 लाख तक इसका मेरा खर्चा आया था। आप क्यों कहते हैं इस जिम को? क्योंकि मेरा दूसरा जिम भी है, वो आए उसको 11 साल हो गए बने हुए, वो जब बनाया था उसको 24 लाख उसका मेरा खर्चा आया था। ठीक है, आजकल इतनी ही बड़ी जिम हमने पढ़नी हो तो कितने का सामान आएगा? इधर हर चीज़ महंगी हो गई है, तकरीबन 60 से 65 लाख तक इसका आपका खर्चा है। 60 से 65 लाख। अब 60 से 65 लाख ये ना समझिए कि भाई गायब हो गया। 60 से 65 लाख के आपके एहसासें हैं, वही चीज़ें जो उन्होंने 45 की ली थी आज 60 से 65 की हो चुकी हैं। और ये जिम का जो सामान है ना, कम ही ख़राब होता है, बड़ा अरसा निकल जाता है इससे एंड सो फिक्र की कोई बात नहीं, बाकी कमाई की कमाई रह जाती है। अच्छा, ऑन एवरेज एक जिम के कितने मेंबर्स होते हैं? एवरेज तकरीबन 100, 120, 150 ये होता है एग्जैक्टिव जिम के। और जो हार्डकोर जो नॉर्मल जिम है वो सीज़न में 300, 350 यहाँ तक जाते हैं। आम जिम जो है हार्डकोर जिम्स के। हार्डकोर में और एग्जैक्टिव में ये फ़र्क है कि एग्जैक्टिव में वो बंदे जाते हैं जिनको हल्का फुल्का फिट होना है, पेट काबू में रखना है वगैरह वगैरह। जो हार्डकोर है वो वाले जो जिनको 2-2, 3-3 बार हर रोज़ जाना है जिम, वो वाले जिनको माशाल्लाह अपनी मतलब बॉडी बिल्डिंग करनी है, हैवी एक्सरसाइजेस करनी है और अपने बॉडी को एक अच्छे मसल बनाने हैं, जैसे कि पावर लिफ्टर टाइप का बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है। और जो एग्जेक्टिव क्लास है इसमें जस्ट फिटनेस के लिए होता है। ठीक, अच्छा हम चलते जाते हैं साथ साथ आपको पीछे बैकग्राउंड में जिम भी दिखाई दे, वहाँ पे मैं इशारा कर रहा हूँ, यू कैन सी 3500 ये चार्ज कर रहे हैं। अली भाई 3500 माकूल है, ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हैं मार्केट से या कम है? वैसे तो जो हमारे शहर का ट्रेंड है वो तकरीबन 500, 600 या कुछ जिम 1000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वो जो कि नॉर्मल एक आम हार्डकोर जिम है, आम कंडीशन, ये एग्जैक्टिव जिम है, इसकी जितनी मशीनरी है वो इम्पोर्ट है ज़्यादातर और महंगी आई है, सो इसलिए हमें इसकी कास्ट ज़्यादा पड़ती है। अब इसी जिम को कंपैरिजन करें अगर हम इस्लामाबाद के किसी जिम से, तो उससे ये बहुत कम है 3500, लेकिन चूँकि हमारे मीरपुर में ये नया ट्रेंड है, इतना ज़्यादा नहीं इस पर, तो मजबूरन हमें 3500 रुपये लेना पड़ रहा है यहाँ पे। ज़बरदस्त हो गया। जब कोई बंदा अपनी जिम शुरू करता है, यू हैव 4 ट्रेडमिल्स, 2 क्रॉस ट्रेनर्स, इतना ही रफली मुनासिब है मीरपुर शहर के हिसाब से, तकरीबन इतना काफ़ी एनफ है ये। ठीक, मैंने ये भी देखा था कि आपकी टाइमिंग ऐसी है कि लेडीज़ भी यहाँ पे आती हैं। हाँ, तो इधर वो तो पैसे यानी उससे आपकी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, उनको अपने घंटे देने हैं। आपके क्या आवर्स हैं, ओपनिंग आवर्स? असल में ऐसे कि पहले हम सिर्फ जेंट्स जिम चलाया करते थे, फिर हमें लेडीज़ की बहुत ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट आती है। लेडीज़ कहती थी कि हमें भी जिम करना है, हम कहाँ पे जाएँ? क्योंकि मीरपुर शहर ऐसा है, वैसे भी आजकल जो है पार्क वगैरह में लोग इतना नहीं जा रहे हैं, या बाहर इतनी आसानी से उनके लिए एक्सरसाइज का या वर्कआउट का, वॉक का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। तो जिम एक ऐसी जगह बचती है जहाँ पे वो अपना वर्कआउट कर सकती हैं। तो फिर हमने सोचा कि अब दूसरा जिम बनाना या अलग कहीं करना, और उसके लिए अलग टाइमिंग, तो खर्चा ज़्यादा है। सो हमने क्या किया कि जेंट्स टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे तक है, 9 से 9:30 तकरीबन कह लें, 6 से लेकर 9:30 तक जेंट्स टाइमिंग है, फिर 10 बजे हम शुरू करते हैं और शाम 3:30 बजे तक लेडीज़ टाइम है। तो इस दौरान सिर्फ सेपरेट लेडीज़ क्लासेज है और लेडीज़ एक्सरसाइज करती हैं। फिर 4 बजे से लेकर रात तक दोबारा 10 बजे तक जेंट्स टाइम शुरू हो जाता है। सो हम एक दिन में 2 चीज़ें, यानी कि सारा दिन जिम हमारा यूज़ भी होता है, एक ही रेंट में हमारा, और वही हमारा सारा अमला है, और उसमें हमारा ये चल जाता है और हमें उसका खर्चा भी बच जाता है और इससे हमारी इनकम भी ज़्यादा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूछने वाला था कि कितनी ग्रोथ है लेडीज़ को डाल के? क्या लगे तकरीबन ना 30 से 40% हमें एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया जेंट्स की निस्बत। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में क्या सिस्टम शुरू हुआ है कि आप पैसे देते हैं अपने बैंक के थ्रू और वो महाना बस आता रहता है, या आपको महीनेवार लोगों को से लेना पड़ता है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारी जो जिम्स है यूके में, वो उन लोगों से चलती हैं जो नहीं आते। वो बस साल के पहले दिन आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, उन्होंने रेजोल्यूशन बना लिया होता है कि इस साल मैंने ना वर्जिश करनी है। पैसे हमें दे देते हैं, बैंक के डिटेल्स दे देते हैं और हम हर महीने निकालते रहते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम आया कि वहाँ पे चूँकि एक तो ये इंटरनेट वगैरह का यूजेज वगैरह लोगों को ज़्यादा पता है, वो पैसों के ट्रांजैक्शन सब करते हैं, और दूसरा वहाँ पे मेंबरशिप चलती है। हाँ। साल की मेंबरशिप है। यहाँ पे चूँकि मेंबरशिप का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कोई भी, तो पर मंथ ही वो होता है, तो हमें मंथली हम वहीं पे चार्ज करते हैं। ठीक, मुझे उसमें घाटा ये लगता है कि
वही आता है महीने के बाद जिसको इस्तेमाल करनी होती है और उससे मशीन खराब होती है, ठीक है। तो मैं तो शुक्र करता हूँ लोगों का जो घर बैठे बस ये खुशहाली में रहते हैं, नहीं यार इस महीने जाएंगे, इस महीने जाएंगे, इस महीने। हम 24 आवर खुलते हैं, ये 10 बजे बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान में 24 आवर का रुझान नहीं है। इस्लामाबाद में और लाहौर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे है 24 आवर्स भी खुले हुए हैं, लेकिन वो जहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग हैं वहाँ पे है, आम ज़्यादा इलाकों में नहीं है वो। अगला सवाल मेरा ये होगा कि ये मशीनरी आती कहाँ से है? इज़ इट मेड इन पाकिस्तान या बाहर से आती है? जी कुछ इसमें इम्पोर्ट है और कुछ पाकिस्तान में बनती है। चूँकि इम्पोर्ट और पाकिस्तान के रेट में काफ़ी फ़र्क है। जो इम्पोर्टेड है वो बहुत महंगी है, जो पाकिस्तान में बन रही है वो उसकी निस्बत कम है, सस्ती पड़ती है हमें। वो फिर हम इसलिए पाकिस्तान की जो ज़रूरत की है वो पाकिस्तान से लेते हैं, जो नहीं है वो फिर इम्पोर्ट कराते हैं। मेरे शक में ऐसा तो नहीं है कि जो नॉन मैकेनिकल है वो पाकिस्तान से है और जो मैकेनिकल है वो बाहर से चाइना से आ रही है? ये तो है ही है। जो ट्रेडमिल्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्टेपर्स हैं और ये बाइक्स वगैरह जो हैं, ये तो सारी इंपोर्टेड है, ये तो पाकिस्तान में नहीं बन रही। जो बाकी बॉडी फिटनेस वाली है, बॉडी एक्सरसाइजेज है, वो पाकिस्तान में भी बन रही है और बाहर से भी इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन प्राइसेस का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में से अगर आप ले रहे हैं तो किस किस जगह से लेनी चाहिए और क्या किसी ब्रांड को देख के लेना चाहिए या किसी एमी यानी हु डू रेकमेंड ये किस से लें? और अगर आप हमें शहर बता सकते हैं, बाज़ार बता सकते हैं और सेलर्स का नाम बता सकते हैं। जब मैंने जिम बनाया था 2009 में मैंने पहला जिम बनाया था और 2014-15 में मैंने दूसरा जिम बनाया था, लेकिन जिम करते हुए मुझे कम से कम 22-23 साल हो गए मुझे एक्सरसाइज करते हुए, और अपना जिम रन करते हुए मुझे तकरीबन 11 साल हो गए। तो मैं इस दौरान यही स्टडी करता था कि कौन सी चीज़ कैसे लेनी है, क्या करना है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिम कैसे चला रहे हैं लोग। तो मैं जो समझता हूँ कि बेस्ट जो है ना, वो जो पाकिस्तान में वैसे तो काफ़ी सारे लोग बनाने वाले हैं, कि शुएब ज़हूर है, सिटी स्पोर्ट्स वाले हैं, सनी स्पोर्ट्स वाले हैं, अली स्पोर्ट्स वाले हैं, मुल्तान में हैं और लाहौर में यही भट्ट साहब हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट हैं वो यही भट्ट साहब हैं लाहौर के। वो ख़ुद भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेजेंड ऑफ पाकिस्तान है वो, और उनका जो उनकी मशीनें हैं, उनका जो एंगल है ना, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे टॉप है। यानी इम्पोर्टेड के बाद अगर कोई बेस्ट एंगल है और बेस्ट क्वालिटी है तो यही भट्ट साहब है। हालांकि मैंने बाकियों से भी ली हैं चीज़ें, लेकिन मैं इसे कह रहा हूँ मैंने बहुत जगहों से ली हैं, बट जो यही भट्ट साहब का जो इक्विपमेंट है वो सबसे टॉप है। प्राइस वाइज थोड़ा सा उनका होता है 10-15 हज़ार महंगा होता है, लेकिन वो फिर क्वालिटी में जाके और महंगा नहीं पड़ता, सस्ता पड़ता है। वो जब अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन का ज़माना आता है, जब मेंटेनेंस का आता है, तो तब आपको पता चलता है सस्ती चीज़ लेके क्या नुकसान आपने खाया। फिर उसके आप यूज़ करने में पता चलता है ना। एक मशीन जैसे सिंपल बेंच प्रेस है, तो ये मैंने शुएब ज़हूर से लिया हुआ है और गेज वाइज अच्छा है। अब यही बेंच प्रेस जो इसके जो मेरे नीचे वाले जिम में पड़े हैं वो भट्ट साहब से बनवाए हैं। अब दोनों में एक्सरसाइज करते हुए उस पर लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वो खुद एक प्रोफेशनल खिलाड़ी थे, उनको पता है कि एंगल किस तरह रखने हैं, किस तरह वेट लगाते हुए बंदा कंफर्टेबल रहेगा। सो उन्होंने अपने तजर्बे से वो बनाए हैं, क्वालिटी वाइज भी बेस्ट है, तो इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। बाकी मेरा किसी को लिंक नहीं है कि मैं किसी को वो प्रमोट कर रही हूँ या किसी का वो बिजनेस मेरी, लेकिन जो अच्छा है मैं वो बता रहा हूँ अपनी ईमानदारी के साथ, जो मैंने तजर्बा किया, जो मैंने समझा है कि बेस्ट जो इस वक्त बना रहे हैं पाकिस्तान में वो ये भट्ट साहब, एंगल वाइज भी और मटेरियल वाइज भी माशाल्लाह। उसके आपको इनकी डिटेल्स गूगल करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट इन टच विद देम। अच्छा, लेडीज़ के लिए कोई खास इक्विपमेंट चाहिए होती है? हाँ, चूँकि सर लेडीज़ में ज़्यादा फिटनेस का होता है, तो लेडीज़ के लिए हमें ट्रेडमिल्स वगैरह, क्रॉस ट्रेनर या इलेक्ट्रिकल स्टेपर जिसे कहते हैं, और या फिर बाकी लाइट जो इक्विपमेंट है वो हमें चाहिए होता है। जेंट्स में तो काफ़ी हैवी है, किलो वाले 3-3 किलो वाले छोटे हो गए। फिर उनकी होता है कि बाज़ का तो उनकी जुम्बा की क्लासेज हैं या योगा है या बाकी एक्सरसाइजेज वगैरह उनकी, तो उनमें वेट के बगैर भी होता है। ये जैसे कि मैट्स वगैरह हो गए, एक्सरसाइज मैट हैं या वो बॉल्स वगैरह हो गए, तो इस तरह की चीज़ों पे भी, और रोप है, स्टेपिंग रोप है, ये छोटी छोटी चीज़ों से उनका एक्सरसाइज, उनका वर्कआउट हो जाता है लेडीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अगर आप लेडीज़ ओनली जिम भी खोलना चाहें तो ईमान से बड़ी सस्ती बनस्बत मैन के खुल जाएगी, जो क्योंकि उनका ट्रेडमिल पे आपका खर्चा आएगा, क्रॉस ट्रेनर्स पे आएगा, बाकी सारा वो है खुदन शुद्धन होता है। ठीक है, उनको वेट लूज़ करनी होती है, उनको मसल बिल्ड करना नहीं होता, तो वो हैवी मशीनरी पे आती भी नहीं है। आपने जिक्र किया दरमियान में क्लासेस का, क्लासेस इट इज़ ऐसी चीज़ होगी मज़ीद पैसे कमाने के लिए, राइट? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि एक तो आपके पास मेंबर आया जिम में, उसने आपको जिम की फ़ी दी है, तो वो जिम का इक्विपमेंट यूज़ करने की फ़ी है। अब जब उसकी ट्रेनिंग उसने लेनी है, उसको ट्रेनर चाहिए, जैसे कि लेडीज़ टाइम में सेपरेट लेडीज़ ट्रेनर हैं, ठीक है, उन्होंने क्लास करानी है, तो जो क्लासेज है ना, इसकी फ़ीस एक्स्ट्रा होती है। तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है जिम वालों के पास कि आप एक टाइम में 8-10 बंदों को क्लास दे रहे हैं, वो जिम के अलावा आपकी क्लासेस की फ़ीसें आप उनसे ले रहे हो, उनके लिए भी फ़ायदा होता है, क्योंकि क्लास में
उसको हमारे जो मेंबर है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्लास करने से, एक्सरसाइज क्लास में करने से उसकी फिटनेस ज़्यादा बेहतर आती है, क्योंकि एक दूसरे के देखने से, मुकाबले से वो ज़्यादा उस पर एक्सरसाइज कर पाती हैं जब बनिस्बत अकेले के। तो कस्टमर को भी फ़ायदा है और हम जिम ऑनर्स को क्लासों का ज़्यादा फ़ायदा होता है। माशाल्लाह। बीच में आपने जिक्र किया ट्रेनर्स का। ट्रेनर्स आप अपने रखते हैं या वो बाहर से आते हैं, और क्या उनमें भी ज़्यादा कमाई होगी पर आवर की ट्रेनिंग जो होती है? हाँ, ऐसा है ना, ट्रेनर को हम पे करते हैं, और चूँकि ज़रा जो हमारे पास जितने भी ट्रेनर होते हैं वो ज़रा एक्सपर्ट हैं, अच्छे, उन्होंने इस चीज़ का ट्रेनिंग है, उनको ली हुई है उन्होंने, तो एक्सपर्ट ही दूसरे को गेम करा सकते हैं, तो उनकी पे करनी पड़ती है हमें उनको। लेडीज़ टाइम के लिए भी अलग ट्रेनर है और जेंट्स टाइम के लिए भी अलग ट्रेनर है। ऐसा नहीं है कि वो फ्रीलांस ट्रेनर्स हों, यानी वो फ्रीलांस जो है ना वो रेगुलर ज़्यादा अर्से तक चलता नहीं है, वो ज़्यादा कभी किसी काम में होंगे, कभी किसी होंगे, कभी आए कभी ना आए। ट्रेनिंग देना इंतहाई मुश्किल काम है, ये इसको उसी को पता चलता है जो ट्रेनर है, जो किसी को प्रॉपर गाइडलाइन देता है। तो ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल काम है, तो वो इसके लिए फिर उनको पे करना ही उनका हक बनता है। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा लोकेशन ढूंढने जाए तो ज़रूरी नहीं है कि जिम ग्राउंड फ्लोर पे हो। मैंने जितनी भी जिम्स देखी हैं लुक की जगह पे होती हैं, आई थिंक वो ज़्यादा अक्लमंदी की बात है। आप क्या रेकमेंड करेंगे, कहाँ पे जिम खोलनी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा है, अगर आप किसी ग्राउंड फ्लोर पे लेंगे तो हमेशा हर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कास्टली आपको महंगा पड़ेगा, वो ज़ाहिर है, वो एक प्राइम लोकेशन है उसकी। एक तो ये कि हमने जो जिम होता है ना बेसमेंट में हम रखते हैं, मेंबर ज़्यादा होते हैं तो गर्मी की वजह से भी हमें वो सूट करता है बेसमेंट, और दूसरा इसका रेंट कम होता है। और जिम जब भी हम कोशिश करते हैं तो ऐसा एरिया लेते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा महंगा ना हो, किराया महंगा ना हो, जिसका ज़रा आपकी एक लगी बंदी सी इनकम होती है, इसमें आपकी मखसूस फीसें हैं जी मंथली वही है, तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा किराया होगा तो आपको वो खर्चा महंगा पड़ जाएगा, वो ज़्यादा पड़ जाएगा। तो कोशिश करें थोड़ा सा साइड एरिया लें और बेसमेंट लें, या ऐसा हाल हो जो कि आपको सस्ता पड़े। हाल महंगा लेना जो है ना वो बाद में बंदे को बहुत नुकसान देता है, वो आपको उतनी रिकवरी होती नहीं है। सो आपने ये बड़ा सोच समझ के, और बड़ा हाल, छोटा हाल नहीं। और ख़ास तौर पे वो जो होता है कि जी हर साल 10% हम बढ़ाएंगे, उस पर आपने कभी भी आमादा नहीं होना। ज़्यादा से ज़्यादा 3% साल का, या बोले 2 साल के बाद आप 10% बढ़ाएं। अगर 2 साल के बाद 10% बढ़ाते हैं तो वो तकरीबन 3.5% आपका लॉन्ग टर्म में बनता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, वो याद बार बार आपको करवाता हूँ। सारी आपकी जो कमाई, प्रॉफिट ख़रीदारी में होता है। यहाँ पे आप क्या रेंट पे वो ख़रीद रहे हो, क्या कहते हैं, अपना हाल ख़रीद रहे हो, जितनी यहाँ पे आप नेगोशिएशन कर सकते हो उतना बेहतर। ठीक है जी, सही है। अच्छा, इतनी बड़ी जिम को चलाने के लिए स्टाफ कितना चाहिए होता है? कम से कम जो रिसेप्शन पे आपके पास 2 बंदे तो आपके वो होने चाहिए, फिर जिम की सफाई वगैरह के लिए एक बंदा वो अलग है, फिर ट्रेनर आपके उसके अलावा अलग है, और जो आपका स्टाफ है जो रिसेप्शन वाला है वो उसको इतना पता होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो इसकी रिपेयरिंग का भी साथ साथ जानता हो। तो आप रिपेयरिंग के लिए यहाँ पंजाब से बंदा नहीं मंगवा सकते हैं ना, महंगा पड़ता है वो। सो आपको भी पता होना चाहिए। मैंने इसलिए कहा ना कि मुझे 22-23 साल हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए, और जिम बनाए हुए 11 साल। सो मुझे फिर अब हर मशीन का पता है कैसे ठीक होती है, कहाँ से हमने क्या काम करना है, और अगर ये ख़राब हो जाए तो इसकी रिपेयरिंग कहाँ से करानी है, क्योंकि ये आम मशीन तो है नहीं कि मार्केट में किसी वर्कशॉप में ले गए। इसके जो सेटिंग का, जो ठीक करने का, वो भी मुख्तलिफ लोग हैं। तो इसका आपको खुद भी छोटा मोटा काम इसका यही हो, केबल वगैरह चेंज करनी है, कोई पुली ख़राब हो गई है, कोई नट वगैरह लूज़ हो गया है, ये छोटा मोटा आपको खुद पता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी ओनर ऑपरेटर और साथ सारे मैकेनिकी वाला सामान, टूल शूज़ आपके पास, सारा सामान अपने पास, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे मैं अपने 2 दाने डाल सकता हूँ? कैसे? मैं, क्योंकि हमारा तजर्बा है बाहर इनको चलाने का, बाहर लेबर बहुत कॉस्टली होती है। हाँ, ऐसे हम क्या करते हैं, वही बंदा रिसेप्शन पे होता है, वही बंदा सफाई करता है, डाउन टाइम में सफाई होती है। ठीक है, एक हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है बंदा, ये बंदी है, वो आती है, वो कर लेती है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जो क्लीनिंग होती है यहाँ पे क्या होता है, पसीने का रोला होता है। कोरोना में हमें जाके पूरी यूनिट्स डिसइंफेक्ट करनी पड़ी थी। हम क्या करते हैं कि मैं हमेशा अपने जिम का जो मेरा रूल है ना, मैं हफ्ते में 2 दफ़ा डिटोल के साथ तमाम मशीनों के खुसूसी इसके हैंडल्स वो हम डिटोल से वॉश करवाते हैं। और ये इस कोरोना में नहीं, इससे पहले से, ये स्टार्टिंग से, चूँकि मैंने जब जिम बनाया था ना, ये 2009 में जब मैंने जिम बनाया था, जब मैं इसका ऑर्डर करने गया था, तो जब मैं जिस कंपनी के पास माल लेने गया था उसको मैंने अपनी जब डिमांड बताई ना, तो मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे कि फर्स्ट टाइम हमने ऐसे बंदा देखा है जो ये इस तरह एक चीज़ की इस तरह वो बड़ा सिलेक्टेड चूज़ी सा करके कह रहा है। तो मुझे उन्होंने ये मशवरा दिया था कि यार भाई, आप इतना जो ज़बरदस्त किस्म का माल बनवा रहे हो और आप हर चीज़ के एंगल का ख्याल कर रहे हो, कलर आप बड़े अच्छे देख रहे हो कि सीटों का कलर ये हो, मशीन का कलर ये हो, जो प्लेटें हैं उसका कलर ये हो, तो यार एक काम करना कि जब जिम बनाओगे ना तो उसके हाल को आप जिम बनाना, हॉस्पिटल ना बनाना। तो मैं हैरान हो गया यार, ये किस तरह अफसर आप कैसे कहते हैं। और मैं वो यही भट्ट साहब थे, यही भट्ट साहब इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं, पाकिस्तान के लेजेंड हैं।
तो जब उन्होंने मुझे ये बात की कि यार अली आपने जो जिम बनाना वो हॉस्पिटल नहीं बनाना, जिम बनाना, तो मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। तो कहते यार इसको ज़रा अच्छा कलरफुल सा बनाना ताकि हमारे ये ऑफ वाइट और वाइट का जो चक्कर है ये निकले, हर जिम देखो ऑफ वाइट और वाइट है। तो मैंने कहा सर ये तो आपने मुझे और अच्छा आइडिया दे दिया। मैं वापस आया और मैंने कम अज़ कम 3 से 4 घंटे नेपॉन पेंट पे बैठ के उनके मशीनों पे जो कंप्यूटर पे कलर चेंज करते चेक कर रहे हैं, 3 घंटे या 3.5 घंटे लगा के हमने कलर चूज़ किए। और जब मैं जिम को कलर कर रहा था, जब स्टार्टिंग में शुरू की तो हर बंदा हंस रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, कि यार ये आप क्या अच्छा सा बना रहे हो। और जब जिम हमारा बन गया तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का पहला कलरफुल जिम था जिसकी तस्दीक यही भट्ट साहब ने की थी कि हाँ यार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यारा कलरफुल जिम कभी नहीं देखा। तो मैंने फिर उस चीज़ को किया। और क्यों किया कि मैं एक अच्छी चीज़ देना चाह रहा था, मैं ज़्यादा अट्रैक्शन देना चाह रहा था कि बाकी तो जिम शहर में है और मेरे बाद भी लोग बनाएंगे, लेकिन मैंने किस तरह ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है, मेरा मेंबर किस तरह बढ़ेगा, उसका यही तरीका था कि अच्छा इक्विपमेंट, अच्छा माहौल और उसकी अच्छी मेंटेनेंस। तो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त शहर में सबसे टॉप जिम चल रहा है हमारा और फीस वाइज भी हम सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन चूँकि हम सर्विसेज इस तरह दे रहे हैं तो हर मेंबर खुशी से आ रहा है हमारे पास। हमारे बाद फिर ये कलरफुल का स्कीम हमारे बाद फिर सब तरफ चला, सब ने देखा, किसी ने कारपेट कॉपी किया, किसी ने दीवारें की, लेकिन सब हमारे बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये चला। पहला ट्रेंड इसमें कलरफुल का हमने दिया था। ये अगला सवाल, क्योंकि सर्विसेज की बात हो रही थी, आप यहाँ पे सोना या शावर्स वगैरह की फैसिलिटी देते हैं? नहीं, वो असल में यहाँ पे लोग मिस यूज़ बहुत करते हैं। सोना वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं है कि ऑलरेडी हमारा मुल्क काफ़ी गर्म है, टेम्परेचर है, और चुकूज़ी ये शावर ज़रूरी है जिम के बाद। लेकिन आपको पता है हमारे लोगों का माहौल या हम जैसे तो लोग बहुत ज़्यादा उसको मिस यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे आपको पानी बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, ज़ाया कर देते हैं, यूज़ नहीं करते ज़ाया करते हैं मैं कहूँगा, तो आपको वारे नहीं खाएगा। दिन में आप एक टैंकर डलवाओ तब भी नहीं पूरा होगा। हमारा यहाँ पे हाल पता क्या था, हमारे साथ एग्जैक्टली होता था, लेकिन फ़ौरन में ये कानून है कि आपको साथ ये फैसिलिटी देनी है। हमने पुश बटन डाल दिया, पुश बटन दबाते हैं, 30 सेकंड पानी चलता रहता है, फिर बंद हो जाता है। तो फिर वहाँ पे वो पानी ज़ाया करने वाला जो रोल है ना, वो हमने उस पर ऐसे काबू पाया। लाइटों का हमने ऐसे पाया कि हमने कैमरे लगाए हुए हैं बट चेंजिंग रूम में नहीं लगाए हुए, जहाँ पे वो बैग्स होते हैं वहाँ तक हमारे कैमरे जाते हैं। और फिर हमने वो सेंसर लगाए हुए और पाकिस्तान में ये सेंसर्स मिलते हैं, बंदा वहाँ से गुजरेगा लाइट ऑन हो जाएगी, आप उसको सेट कर सकते हो 3 मिनट 5 मिनट जो भी है, और फिर वो उससे आपका उस पर काबू भी रहता है। क्योंकि हम 24 आवर चला रहे हैं तो वहाँ पर रोला ये होता था कि यार कई बार रात के 2 बजे से और 4 दरमियान, यानी 1 से 4 के दरमियान लोग नहीं आते थे, फिर 4 बजे वाला फिर अगला क्लाउड शुरू हो जाता है, तो उस दरमियान हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता था। तो आप सेंसर्स लगा सकते हो कुछ, यानी बिजली बचाने के लिए। बंदा जिम का बिजनेस प्रमोट कैसे करे, आप कैसे करते हैं? हम तो ये एक जिम ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको शुरू से कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा बनाते हो, फिर आस्ते आस्ते साथ साथ आपको ग्रो करते जाते हो। बट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको एकदम फुल फ्लेज आना पड़ता है, उनमें से जिम भी है। अच्छा। कि जिम में आपको पहले ही अपना बेस्ट देना होता है, अच्छा सामान है, अच्छा हाल है, अच्छी सर्विसेज हैं, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है। और ये जिम ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको कुछ ज़्यादा कोई बोर्ड शोर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये जो यूथ आपकी आती है ना, यही आपका एडवर्टाइजमेंट है। एक्स्ट्रा तो आप करते हैं, ठीक है, पब्लिसिटी कर लिया आपने, चैनल वगैरह किसी भी चला दिया या बोर्ड शोर्ड कहीं शहर पे लगा दिए, वो इतना ज़्यादा उसका असर नहीं होता जितना कि ये मेंबर्स खुद दूसरे को कहते हैं। हाँ, आप इसका सर आप इसका कर सकते हैं, कोई बोर्ड वगैरह भी कहीं भी लिखा सकते हैं, लेकिन वो खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक, किसी टीवी चैनल पे आप उसका चला दें, स्लाइड चला दें, है ना। फिर यानी आगाह करने के लिए शुरू में शुरू में बहुत ज़्यादा, शुरू में फुल फ्लैज करना पड़ा, लेकिन वो पहले 1 महीना। हाँ, उसके बाद बस अच्छी चीज़ होगी तो सारे बार बार भी आएंगे और लोगों को भी बताएंगे। और जिम ऐसी चीज़ है यार, इनको 22 साल होते हो गया करते हुए हो गया। अगर इनकी जिम ना खुद होती तो 22 साल आप किसी को फीस दे रहे होते, कस्टमर फॉर लाइफ, ठीक है। बस शौक उस बंदे को, एक ये हो गई। दूसरी चीज़, आपने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं जो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ शेयर करें, ये बच्चे ना करें ताकि कल को इनसे ये भी नुकसान से बचे। जिम के हवाले से एक जो हमारे तमाम जो बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं वो ये होता है, खैर इसमें उनका इतना कसूर नहीं होता, जो उम्र ऐसी होती है कि वो जल्दबाज होते हैं, लाउबाले होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में जो माफिया चल रहा है ना इस वक्त, वो स्टेरॉइड माफिया है। जो हमारे बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड माफिया बहुत ज़्यादा है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि इंतहाई डेंजरस है। इसको यूज़ करने के लिए जब तक आपको प्रॉपर को ट्रेनर, प्रॉपर को डॉक्टर आपको गाइडलाइन ना दे, तो ये तो बिल्कुल रिस्क है, ये तो आपकी ज़िंदगी का रिस्क है ये। तो सबसे ज़्यादा जो लोग इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं ना, और इसमें जिम ऑनर्स ज़्यादा शामिल होते हैं, जिम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो शामिल होते हैं, जो कि स्टेरॉइड बेचते हैं। और इस चीज़ से यूथ को, बच्चों को इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए कि वो ये बहुत ज़्यादा, चूँकि वो जल्दबाजी करना चाहते हैं,
यहाँ से वो मार खाते हैं। उनकी जल्दबाजी का फ़ायदा वो नौसरबाज लोग जो ट्रेनर की सूरत में है, जिम ऑनर की सूरत में है, ड्रग डीलर भी कहूँगा, उनको इधर स्टेरॉइड बेच रहा है, ड्रग डीलर ही है, तो इनके हाथों चढ़ते हैं और वो वहाँ पे नुकसान उठाते हैं। ये स्टेरॉइड आपकी जिस्म को तो नुकसान देते ही देता है, आपकी जेब को भी नुकसान देता है, इतना महंगा होता नहीं जितना महंगे बेचते हैं, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि खुदा का वास्ता थोड़ा सा रिजल्ट लेने के लिए ये स्टेरॉइड के चक्कर में ना पड़े, और कम से कम ये जो रवायती हमारे ये जो उस्ताद बने हैं ना, इनकी बजाय अगर आपका बहुत शौक है तो किसी डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको बेस्ट गाइड करेगा बनिस्बत किसी आम ट्रेनर के। सप्लीमेंट्स वगैरह, सप्लीमेंट्स तो बेहतर है, वो हमारी ज़रूरत है, वो यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए भी आप किसी डॉक्टर से रजू करें। वो डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई आपने किस एज में लेना है, और आमतौर पर सप्लीमेंट्स पर लिखा भी होता है, और जो उसकी लिमिट है उस लिमिट को कभी क्रॉस ना करें। एक्सरसाइज में भी, फूड सप्लीमेंट में भी, और किसी चीज़ में जो लिमिट्स होती हैं उसको क्रॉस ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और आपके कोई मशवरा आपकी ज़िंदगी से, तजर्बे से, जिम ओनर जो अभी बनने जा रहे हैं इनके लिए? उनके लिए एक मैं ये कहूँगा कि जब तक आप किसी फील्ड में खुद पढ़े नहीं हो और उस पर आपने ज़ीरो लेवल से शुरू करके आप उसके टॉप तक नहीं पहुँचे हो सीखने के लिए, उसके बाद उसको अपना काम बनाएं। जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट बना रहे हो या जिम बना रहे हो, तो पहले जिम में एज ए मेंबर, और एज मेंबर ऐसे आप गेम लगाओ कि आपको हर मशीन का पता हो, हर उसके आपके एज ए मेंबर आपको रिक्वायरमेंट पता हो। मैं जिम ऑनर हूँ, लेकिन मैं अपना जिम रन करूँ एज ए मेंबर बन के, कि मैं जब देखूँ कोई चीज़ ख़राब होगी तो मैं एज ए मेंबर क्या कहूँगा कि यार ये जल्दी ठीक होनी चाहिए मशीन, इस जिम में यहाँ पे लाइट कम है, यहाँ पे रोशनी कम है, यहाँ पे हवा कम है, ये ठीक नहीं है, तो मुझे एज ए मेंबर बन के देखना है। अगर मालिक बन के करूँगा तो मैं कंजूसी से शुरू कर दूँगा। तो आपने अगर अच्छा जिम चलाना है तो आपने मेंबर बन के, कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको, उसकी बेस आपको पता रहे, और ये तब करोगे जब आपने उस फील्ड में टाइम लगाया होगा। कभी किसी को देख के कि फलाना बड़ा सक्सेस है, वो इस काम में तो फौरी नहीं घुसना, उसके पीछे उसकी कई सालों की मेहनत है। हमारी सबसे बड़ी गलती, हम देखते हैं फलां बंदा रेस्टोरेंट चला रहा है यार बड़ा कामयाब जा रहा है, फलां कपड़े की दुकान बड़ा कामयाब जा रहा है, ज़रा उसकी बेस देखो उसको कितने साल हो गए हैं। तो ये चीज़ लोग देखे बगैर किसी एक चीज़ को करते हैं, और क्या करते हैं कि लाखों रुपया लगा देते हैं, कुछ अरसे बाद बैठ जाते हो जी फ्लॉप हो गया, तबाह हो गया जी, बिजनेस खराब हो गया। गोल करते हैं। वो सब यही होता है कि आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं होता है, और आप उसका सिर्फ प्लस पॉइंट तो देखते हो, उसके नेगेटिव्स नहीं देखते हो कि इसमें नुकसान कितना, खर्चा कितना, कितना टाइम लिया है, कैसे आपने उस चीज़ को इतना डेवलप करने में आपकी कितनी मेहनत है, और इसके वीक पॉइंट्स आपको कैसे अपने दूर करने हैं। तो फिर जाके आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनते हो। बातों में नहीं आना, जल्दबाजी नहीं करनी, दूसरे कामयाब को देख के आप ये नहीं करना भाई मैं भी अब इतना बड़ा एकदम सेटअप बना लूँ। जिस भी कामयाब बंदा को देखो, आज तक कोई बंदा कामयाब ऐसा ही नहीं जिसने जीरो से ना स्टार्ट किया हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। मुझे सबसे जो अच्छी वाली एडवाइस मिली है ना, जो आई लर्न एज वेल, मेंबर बन के अगर आप जिम को देखोगे तो आप फ़ख्र-दिली से वो चीज़ ठीक कर दोगे। मालिक बन के देखोगे तो आप वहाँ पे कंजूसी करोगे, नहीं यार बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, वो पत्ती बंद कर देते हैं, कोई मसला नहीं। आप हफ्ते बाद ठीक कर लूँगा, 2 हफ्ते बाद कर, वो आपका मेंबर ख़राब होता है। यस। अच्छा, बात हुई थी कि ट्रेनिंग की, ये यानी कोई भी काम बगैर ट्रेनिंग के नहीं करना चाहिए, बगैर नहीं करना चाहिए। क्या आप हमारे इन बच्चों को अगर ये जिम खोलना चाहते हैं, महीना 2 महीना मेंटरशिप ट्रेनिंग दे सकते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जितना मुझे नॉलेज है। कैसे चलता है? बिल्कुल ज़रूर। मशीनें ली जाती हैं, उनको गाइड किया, उनको प्लान बना के दिया कि आपकी जिम ऐसे होनी चाहिए, यहाँ पे मशीन फ्लाट टिकी होनी चाहिए, कारपेट यहाँ पे वगैरह वगैरह। मैटिंग कहाँ से आती है? बिल्कुल। चार्ज कितना करेंगे? देखूँगा, अभी मैंने इस तरफ सोचा तो नहीं, अलबत्ता मैं गाइड ज़रूर करूँगा, और एक मुनासिब सी उसकी मैं चार्जेस लूँगा, मुनासिब, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लूँगा। अभी कुछ सोच के बता सकते हैं? 50,000, 1 लाख? कम से कम 1 लाख। 1 लाख रुपया। उसकी वजह कि जो मैं बताऊंगा उसके कई लाख बचेंगे। एग्जैक्टली। मेन ये अगर वही चीज़, और ये माजी में ऐसे हो चुका है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, काफ़ी जिम जो मेरे कहने के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी से बनाए हैं, और बाद में उनको वो आधी कीमत पे बेच के या फ्लॉप होके जान छुड़ा के जाना पड़ा, और उनको मैं एक एक लफ्ज़ समझाता रहा कि ये फ़लाँ से लो, इससे लो, और मेरा कमीशन नहीं है। आप जाके सर्च करो, स्टडी करो, इतने इतने लोग हैं जो मशीनें बनाने वाले, और ये एंगल होता है, आप देख लें आपके लिए कौन सा सूटेबल है। बट मैं आपको बताता ये बेहतर आप ये बनाएं, लॉन्ग टाइम चलेगा। जिम में आहिस्ता आहिस्ता से पैसा निकालना पड़ता है। हम सप्लीमेंट्स बेचते हैं, प्रोटीन्स बेचते हैं, बार्स बेचते हैं, पानी बेचते हैं। एक मशीन होती है, उसके नीचे खड़े होते हैं, स्पेन से आती है, इंडिया में भी बनती है। आप मुझे नहीं पता आप कहाँ से लेके आओगे, चाइना से मंगवानी पड़ेगी। ऊपर से वो लेज़र डालती है आपके सर पे, आपकी हाइट बताती है, और ऐसे आप पकड़ के रखते हो, आपकी BMI बताती है कि आपकी बॉडी में फ़ैट कितना है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा कम से कम 30% जो बॉडी है वो फ़ैट की है, इनकी होगी 16, 15, 13, ठीक है। सो क्यों? इनका ज़्यादा मसल है, एंड इट मैटर्स। वो फैट सारा ना आपके गुर्दों में, आपके वो दिल के आगे पीछे, औजार के पीछे, आगे पीछे, दैट्स बैड। ये लोग उस फैट को उतारे, फिटनेस उसको बोलते हैं। वो मशीन क्या होती है? टोकन पे चलती है, और मेरे जो जिम यूजर्स हैं ना, तकरीबन हर रोज़ उसको इस्तेमाल करते हैं। फ़ॉरेन में भाई 200 रुपये हम चार्ज करते हैं पर डे, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि करेंसी का रोल है, यहाँ पे आप
30 रुपये 50 रुपये भी चार्ज करो तो समझ लें कि वो उनको बस देखना होता है कल में और आज में कितना फ़र्क पड़ा है, और वो आदी हो जाते हैं। दैट्स लाइक यार फुट सारी मशीन होती है, उस पर खड़ा होता है, आप एक तस्वीर भी देख ले उसमें, ठीक है। जहाँ पे मैं समझाता हूँ ना कि आपको फ़ायदा होगा किसी से सीखने का, इन्होंने खुद ही कहा थी। वंडरफुल माशाल्लाह बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन क्योंकि सबको खुर्क होती है, हम अक्सर 2-2 3-3 बिजनेसेस चलाते हैं, तो नेक्स्ट बिजनेस जहाँ पे हम इनसे मिलेंगे इस पे तो आपको बहुत बहुत थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस आपके जो थे रिलेटिंग टू जिम बिजनेस वो पूरे कर दिए हैं, इन्होंने पूरे कर दिए हैं। नेक्स्ट बिजनेस हम जो देखेंगे एज कबाब हाउस, उसका देंगे इंटरव्यू इंशाल्लाह, जरूर गुड हो गया जी, आपका इंतजार करेंगे हम कबाब हाउस पे इंशाल्लाह। आमीन कबाब हाउस, दैट्स माय फेवरेट कबाब हाउस इन मीरपुर। अगर आप आएँ अमीन कबाब हाउस, बट वो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा, किसी और दिन होगा। हमें जाना है अब नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ पे वी आर गोइंग टू टीच, चूँकि दूध वाला बिजनेस कैसे होता है, हर बंदा चाय पीता है, हर बंदे के यहाँ दूध इस्तेमाल होता है, तो विल गो लर्न दैट इंशाल्लाह। और आखिर में ये कहूँगा कि इफ़ यू डू नॉट नो, मेरी कहानी आपको नहीं पता, 12 साल से 21 साल की उम्र तक कैसे मैं बना डॉलर मिलियनेयर, तो लिंक नीचे पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। हमारी दोनों की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान जिंदाबाद। दी एंड। थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आया, राइट।